नमस्कार सभी को। मैं सुनंदा रानी, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से आज मैं आपको कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की पहचान, विशेषताएं, कारण तथा उनकी प्रगति के उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे वह होते हैं जिनकी सीखने की गति बहुत ही धीमी होती है। ऐसे बच्चे की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जब अध्यापक ऐसे बच्चों की ओर ध्यान देने लगता है तो दूसरे बच्चों को हानि उठानी पड़ती है। कक्षा में साधारण से साधारण कार्य में भी उनकी कोई प्रगति नहीं होती। अगर ऐसे बच्चों की समय पर पहचान कर ली जाए तो उनमें उपयोगी नागरिक बनने की क्षमता को विकसित की जा सकती है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि अन्य बच्चों के साथ साथ ये नहीं चल पाते तथा ये साधारण से साधारण कार्य को भी उनकी कोई प्रगति नहीं दिखती या उनके कार्य में भी उनकी कोई प्रगति नहीं दिखाई देती। पढ़ाई में तो ये बहुत ही कमजोर रहते हैं। परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं होते। ऐसे बच्चे और बच्चों से विकसित हो जाते हैं। ठीक है, यदि ऐसे बच्चों की समय पर पहचान कर ली जाए तो उनमें उपयोगी नागरिक बनने की क्षमता को भी क्या है विकसित किया जा सकता है तथा वे प्रभावी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे बच्चों की पढ़ने और गणित तर्क में दुर्बलताएं पाई जाती है। अपनी कमियों के कारण ये बच्चे स्कूल में आने से कतराते हैं या फिर स्कूल से भागने लगते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं। सबसे पहले विशेषता है इनमें मानसिक केंद्रीकरण कम होता है। ठीक है बच्चों, केंद्रीकरण का मतलब ये अपने किसी भी बात को केंद्रित नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों में शब्द भंडार भी सीमित होता है। उनका ध्यान विस्तार भी कम होता है। ये बच्चे मानसिक कार्य की अपेक्षा शारीरिक कार्य अधिक अच्छी तरह से कर सकते हैं। कहने का मतलब जो धीमी गति से समझने वाले बच्चे होते हैं वो मानसिक कार्य इतने जल्दी या इतने अच्छे से नहीं कर पाते जितने कि वो क्या है शारीरिक कार्य को कर पाते हैं। इनमें समस्या समाधान, चिंतन या तर्क की योग्यता नहीं होती। ये बहुत सारे समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं होते हैं। ये चिंतन करने में, मनन करने में, है ना, विचार करने में असमर्थ होते हैं। इनमें सामान्य बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। इन बच्चों में यानी कि ये निर्णय नहीं ले सकते कि मैंने ये काम करना है, मैं इसको भी याद कर सकता हूँ, गणित भी कर सकता हूँ, विज्ञान भी कर सकता हूँ, हिंदी के व्याकरण को भी अच्छे से पढ़ सकता हूँ। इस तरह का निर्णय नहीं ले सकते, उनमें क्षमता नहीं होती है। इन बच्चों में धीमी गति से सीखने की आदत होती है। ये बच्चे क्या है धीरे धीरे सीखते हैं, उनको वक्त लगता है सीखने में। तो ऐसे बच्चों की जो संख्या है वैसे कक्ष में बहुत कम रहती है। अगर रहती भी है तो अध्यापक को ऐसे बच्चों पर विशेष व्यक्तिगत ध्यान देना होता है। शीघ्र और अधिक होती है। ये शीघ्र और अधिक होते हैं। कहने का मतलब है इनका क्या है विस्मृति, इनका जो कहने का मतलब इसका जो भूलने की आदत है वो बहुत जल्दी और अधिक होती है। आप अभी सिखाएंगे थोड़ी देर में जल्द से भूल जाएंगे, अगले दिन तक तो याद रखेंगे नहीं। तो अगले दिन तक तो कहाँ, दूसरे दिन तक याद रखने की बात तो छोड़ो, वो कुछ घंटों में ही आपके द्वारा सिखाए गए जो भी पाठ्य बिंदु है, जो भी आपने ज्ञान उनको प्रदान किया उसको याद नहीं करते और जल्दी से उनको भूल जाते हैं। इनमें सृजनात्मक और मौलिकता का अभाव होता है। सृजनात्मक का मतलब ये कुछ चीज, जैसे आपने अभी कोई कहानी सुना करके उन्होंने कहानी का सारांश उनके मन में बैठ गया, सारांश बैठ गया, या फिर थोड़ा सा क्या टिप्पणी रूप स्वरूप उनको लिखने के लिए दिया जाए तो वो क्या है उस कहानी का सृजन नहीं कर पाते हैं, उसमें वो सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है,
शब्दों और विचारों के बीच संबंध बनाने की गति बहुत धीमी होती है। जब वो सीखते ही धीरे से हैं, उनकी धीमी गति से सीखने वाले बच्चे जो है व्याकरण संबंधी त्रुटियां बहुत ज्यादा करते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि शब्दों के बीच में संबंध कैसे बनाना है, संज्ञा शब्द को कैसे चुनना है, भाववाचक और संज्ञा में क्या भेद करना है, विशेषण क्या है, इन सब बातों के बारे में उनको पढ़ाने के बावजूद भी उनको समझ में नहीं आता। नई परिस्थितियों में परिचित तत्वों को ढूंढने में भी ये असमर्थ होते हैं। जैसे उनका वातावरण, कोई नए वातावरण में उसको ले जाते हैं आप, और वहां पर उनको कहे कि आप ये काम करिए, और उस काम को करने के लिए उनको खोज करने के लिए दिया जाए, तब भी वो इसको करने में असमर्थ होते हैं। मान लो बच्चों को आप शापट पर प्रश्न भी दिखा रहे हैं, प्रश्न दिखाने के बाद उत्तर भी दिखा रहे हैं, और उत्तर लिखने के बाद उनको अभ्यास पुस्तिका पर लिखने के लिए दे रहे हैं, तो ऐसे अभ्यास पुस्तक पर लिखने में भी वो असमर्थ होते हैं। और नए वातावरण की तो बात क्या है, अलग है। वो शापट पर लिखी हुई जो पाठ्य या बिंदु है उसको भी लिखने में असमर्थ होते हैं। रोस्टर के अनुसार ऐसे बच्चों की विशेषताएं, ठीक है, एक हो गया ये धीमी गति से जो है सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं, और एक है दूसरा है रोस्टर के अनुसार ऐसे बच्चों की विशेषताएं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे क्या है, सौंपे गए कार्य को करने और उसे समझने में सक्षम नहीं होते। जो आपने गृह कार्य दे दिया है, मान लो काम दे दिया है घर के लिए, तो उसको करने में भी क्या है, सक्षम नहीं होते हैं। तर्क और सामान्य ज्ञान का अभाव रहता है। जटिल खेल नियमों को समझने में अयोग्य होते हैं। स्वतंत्र रूप से कार्य करने में भी क्या है, अयोग्य होते हैं। ये शीघ्र ही असमंजस्य की स्थिति में आ जाते हैं। उनको असमंजस्य होता है कि मैंने क्या करना है, वो एकदम से पजल हो जाते हैं। उनमें क्या झिझक कूट कर भरी होती है। वो सोचते हैं कि मेरे से ये काम भी नहीं हो पाएगा, ये भी मैं नहीं कर सकता हूँ। उनमें थोड़ा सा क्या है, नकारात्मकता आ जाती है। ऐसे बच्चों में जो धीमी गति से पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें थोड़ी सी क्या है, नकारात्मकता आ जाती है। ऐसे बालक सभी पक्षों, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और शारीरिक पक्षों में बहुत धीमे होते हैं। क्या है, सामाजिक पक्ष में भी वो लोगों से जल्दी से घुल मिल जाते हैं। सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों, खान पान, इनमें भी क्या ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं। उनको मालूम नहीं होता है कि किस तरह से रहना है, किस तरह से बात करना है, समाज में उठना बैठना उनको अच्छे से नहीं आता है। शैक्षिक में, शिक्षा में भी वो कमजोर होते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, क्या मुझे समझना है, इसके बाद मुझे क्या काम करना है। संवेग, आपको पता है कि बच्चों में बहुत सारे संवेग होते हैं। उसमें क्रोध होता है, डर होता है, भय होता है, गुस्सा आना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। इनमें भी वो क्या है बालक क्या है, कमजोर होता है। शारीरिक पक्षों में बहुत धीमे होते हैं। शारीरिक पक्ष होता है, मैं पहले कहा कि बौद्धिक मानसिक स्तर से शारीरिक स्तर में बच्चे क्या है ज्यादा सक्षम होते हैं, पर शारीरिक दोष भी जब वो सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो शारीरिक जो प्रतिक्रियाएं भी वो भी कम ही करेगा। ऐसे बालक खेल के नियमों का उल्लंघन तो कर सकते हैं, लेकिन इसका उन्हें ज्ञान नहीं होता है। जब तक इन बच्चों को खेल के नियमों का ज्ञान नहीं देंगे, तो ऐसे बच्चे जो है खेल के नियमों का उल्लंघन आसानी से कर बैठते हैं, क्योंकि वो किसी और को देख करके सीखते नहीं है। जबकि सामान्य बच्चे ये सीखते हैं कि दूसरे टीम वाले कैसे कर रहे हैं, उनको वो कैसे खेल रहे हैं, किस तरह से वो गोल कर रहे हैं, किस तरह से वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, किस तरह से रोक रहे हैं। ये चीजें दूसरों को देख करके सीखते हैं। जबकि धीमी गति से सीखने वाले बच्चे ऐसे दूसरों को देख करके नहीं सीख पाते हैं। इस करके क्या है, इस नाते वो खेल के नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। ऐसे बच्चों की रुचियां तथा ज्ञान विस्तार भी सीमित होता है। ऐसे बच्चों की जब उसको समझ ही नहीं आ रहा है, जब उसको पता है कुछ भी चल रहा है, तो ऐसे बच्चे क्या है, किसी चीज में रुचि कम लेते हैं। ठीक है, अध्यापक के प्रति रुचि कम लेते हैं, अपने ही धुन में रहते हैं,
इस तरह के बच्चों में ये क्या है, खामियां आ जाती हैं, ठीक है, ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं स्वतः। शैक्षणिक कार्यों में कक्षा के साथ साथ नहीं चल पाते हैं, ये सबसे बड़ा दोष है बच्चों का। ये बच्चे क्या है, धीमी गति से सीखने के कारण, उनकी मानसिक जो स्तर धीमी होने के कारण वो क्या है, जो अध्यापक कक्षा कक्ष में कुछ भी जो पाठ्य वस्तु जो प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है उसे वो नहीं क्या है, नहीं आत्मसात कर पाता, ग्रहण नहीं कर पाता, इस करके वो उनके साथ साथ नहीं चल पाता। सामान्य बच्चों के साथ चलने में उसको क्या है, दिक्कत आती है। वे स्वयं केंद्रीकरण करने में असमर्थ नहीं होते हैं, ठीक है, अपने आप से कुछ नहीं कर पाते हैं, जबकि अध्यापक कराए, जो भी अध्यापक उसको सिखाए उसमें भी वो सीख तो जाते हैं, पर बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही वो जो दिए गए ज्ञान को भूल जाते हैं। कक्षा में सामान्य उपलब्धियों में भी ये बहुत पीछे रह जाते हैं। ऐसे बच्चे कक्षा कक्ष में जो सामान्य उपलब्धियां होती हैं उसमें भी बहुत पीछे रह जाते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान कैसे करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक इनको नहीं पहचानेंगे क्या होगा बच्चों, आप उनके समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। समस्याओं का समाधान, उनके मुश्किलों का उनको कैसे सिखाना है, क्या करना है, वो सब जब तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक इनकी पहचान कक्षा कक्ष में आप नहीं कर पाएंगे। कक्षा कक्ष में इनकी पहचान करने हेतु आपको व्यक्तिगत ध्यान देना होगा। सबसे पहले विशेषताओं को कसौटी मानकर, ठीक है, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताओं को कसौटी मानकर पहचाना जा सकता है। दूसरा है, इसमें कसौटी में क्या क्या बातें आती हैं, प्रामाणिक परीक्षण, ठीक है, इनकी पहचान के लिए कई प्रामाणिक परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे बुद्धिलब्धि परीक्षण, ठीक है, बुद्धिलब्धि है ना, ठीक है, उनकी जो मानसिक स्तर के अनुसार क्या उनकी बुद्धिलब्धि का परीक्षण करके उनको पहचाना जा सकता है। अगला है संचित अभिलेख। कक्षा में बच्चों का संचित अभिलेख तैयार करते समय उनका अध्ययन करने से ऐसे बच्चों की पहचान हो सकती है। संचित अभिलेख में बच्चों की उपलब्धियों, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक समायोजन का अभिलेख रखा जा सकता है। अगला है अवलोकन द्वारा। ये पहचानने के तरीके हैं। पहला तरीका है विशेषताओं को कसौटी मानकर, दूसरा है प्रामाणिक परीक्षण के द्वारा, तीसरा है संचित अभिलेख और चौथा है अवलोकन। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों का निरंतर अवलोकन करते रहना चाहिए। ये भी एक करते रहना चाहिए। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के बारे में इस जो निरंतर अवलोकन से पता लगाया जा सकता है कि ये बच्चा सामान्य है कि विशिष्ट है, ठीक है। अगला है, पांचवा है अध्यापकों और माता पिता के विचार। ये बहुत जरूरी है बच्चों के बारे में। ऐसे बच्चों को पहचानने में अध्यापक और माता पिता एक हो जाए और उस बच्चे के बारे में सारी बातें खुलकर सामने रखें। अध्यापक को कक्षा में किसी भी बच्चे के बारे में अपनी राय निर्मित करने से पहले स्कूल के अन्य अध्यापकों तथा उसे बच्चे के माता पिता के उस बच्चे के बारे में माता पिता से उस बच्चे के बारे में जानना अति आवश्यक होगा। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कक्षा कक्ष में ये बच्चा जल्दी सीखता है, ये पढ़ता नहीं है, ये सारे काम अच्छे से नहीं करता है, तो आपने मान लिया कि धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है, इसको विशिष्ट बच्चों के श्रेणी में आपने रख दिया। इसे आप अकेले इसका मतलब निर्णय नहीं ले सकते। कहने का तात्पर्य ये है, इस बच्चे का निर्णय लेने से पहले आपने और अध्यापकों से और विषय के अध्यापकों से जो उनको पढ़ाते हो उनसे बातचीत करना है। उसके साथ साथ अभिभावक यानी कि उनके माता पिता से बातचीत करके बच्चे के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है। फिर जाके आप कह सकते हैं कि ये सामान्य बच्चा है या धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है, ठीक। अगला है धीमी गति से सीखने के कारण। क्या कारण है कि वो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं? कोई तो कारण होगा। शारीरिक कारण, सबसे पहले शारीरिक कारण। कई बार अपने शारीरिक दोषों के कारण बच्चों के सीखने की गति धीमी हो जाती है।
वे सामान्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर सकते। अक्सर बीमार रहना, दृष्टि संबंधी दोष, सुनने के दोष, बोलने में दोष, मस्तिष्क पर चोट लगना, शारीरिक या शरीर का कोई अंग भंग हो जाना, इन दोषों के कारण बच्चों में हीन भावना पैदा होने लगती है तथा वे कक्षा से दूर भागने लगते हैं। स्कूल उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको लगता है कि सामान्य बच्चों के बीच में बैठेंगे तो हाँ क्या है, हमें ऐसे बोलेंगे कि ये तो सीखता नहीं है, ये तो जल्दी इसको आता नहीं है, इसको समझ नहीं आता है। तो इस तरह की बातें सुनने से उनके अंदर क्या है, हीन भावना पैदा हो जाता है। ठीक है ना। अगला है व्यक्तिगत ध्यान की कमी। ये सबसे जरूरी चीज है अध्यापक के लिए। कक्षा में अक्सर व्यक्तिगत ध्यान का अभाव रहता है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे व्यक्तिगत ध्यान के अभाव में बहुत पीछे रह जाते हैं तथा कुछ भी सीख नहीं पाते हैं। प्रभावशाली बच्चे तो कुछ न कुछ सीख जाते हैं, लेकिन अधिगम विकलांग बच्चे कुछ नहीं सीख पाते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को अधिगम विकलांग बच्चे भी कह सकते हैं। यहाँ पर विकलांग शब्द का प्रयोग करना मैं समझूंगी ये अनुचित है, इसलिए धीमी गति से सीखने वाले बच्चे ही ठीक है इसके लिए। ठीक है। अगला है बुद्धि का अभाव। ऐसे बच्चों में कई बार बुद्धि का अभाव रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें बौद्धिक योग्यताओं की कमी हो जाती है। इनकी जो याद करने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, जो क्या है, कमजोर हो जाती है तथा उनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। दौरे पड़ना, कक्षा में असामान्य व्यवहार आदि आम हो जाता है। ऐसे बालक कक्षा में हर कार्य में पिछड़ने लगते हैं या पिछड़ते जाते हैं। वो सामान्य बच्चों के साथ साथ नहीं चल पाते हैं, वो पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। अगला है बच्चों विद्यालय का अनुचित वातावरण। कई बार स्कूलों में अनुचित वातावरण भी बच्चों के अधिगम करने की गति में बाधा डालता है। जैसे अप्रशिक्षित अध्यापक, स्कूल भवन का दोषपूर्ण होना, त्रुटिपूर्ण पाठ्यक्रम, त्रुटि में समय सारणी, प्रेरणा का अभाव, अप्राप्त ये जो है कैसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भरपूर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नहीं होना। ठीक है। ये जो पक्ष है, ये जो सब सोपान है, ये बच्चे के क्या है, पढ़ाई में अवरुद्ध पैदा करते हैं। अगला है कक्षा में अनियमितता। ठीक है। कक्षा में नियमित न होना भी धीमी गति से सीखने का एक मुख्य कारण हो सकता है। कक्षा में 2-4 दिन की क्या है हाजिरी, 2-4 दिन भी गैर हाजिर रहने से उनके अध्ययन में निरंतरता समाप्त हो जाती है। यानी कि उनको हमेशा लगातार कक्षा में आना चाहिए। 1-2 दिन भी वो गैर हाजिर रहते हैं तो उनके जो पढ़ाई में रुकावट पैदा हो जाती है। ठीक है। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चा उस विषय में पिछड़ जाता है तथा उन्हें आगे कुछ समझ में नहीं आता। जो अध्यापक उससे आगे पढ़ाता है उनको समझ में नहीं आता। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चा क्या है, कक्षा में अपने विषय से पिछड़ जाता है। अगला है माता पिता का दृष्टिकोण। कई बार इस प्रकार के बालकों के प्रति उनके माता पिता का दृष्टिकोण सही नहीं होता है। वे इन बच्चों के प्रति अधिक कठोर रुख अपनाते हैं। माता पिता की ओर से इन बच्चों को न तो स्नेह मिलता है और न ही सहानुभूति और न ही प्यार मिलता है। इन सब अभावों का प्रभाव बच्चे के अधिगम पर पड़ने लगता है तथा वह सीखने की प्रक्रिया में पिछड़ जाता है। अगला है स्थानांतरण की समस्या। एक जगह से दूसरी जगह बार बार घूमते रहना, इधर से उधर जाना। जैसे आजकल हमारे जो प्राइमरी स्कूल है उसमें इस तरह के बच्चे बहुत सारे हैं। कई बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं तो उनका अधिगम क्या खूब प्रभावित होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से पाठ्यक्रम तथा वातावरण में परिवर्तन आता है। कई बार ये नए स्थान पर स्वयं को समायोजित नहीं कर पाते, इससे बच्चे धीमी गति से सीखने वाले बन जाते हैं।
ये भी एक कारण है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह टिके नहीं रहना। इसमें उपचार क्या है कि बच्चों के माता पिता को चाहिए कि बच्चों के खातिर, बच्चों के सही शिक्षण के खातिर, बच्चों के सही उन्नति के खातिर या विकास के लिए क्या एक जगह पर टिके रहना चाहिए। अगला है संवेगात्मक कारण। कई वातावरण में बच्चों की संवेगात्मक स्थिति भी उन्हें धीमी गति से सीखने वाले बना देते हैं। क्रोध, चिंता, भय, व्याकुलता, उदासीनता, सुस्ती आदि संवेगात्मक कारकों के परिणाम स्वरूप ऐसे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। ये सब चीजें जो है अच्छी सी परवरिश नहीं होने के कारण भी ये जो अभी जो मैंने पढ़ा, क्रोध, चिंता, भय, व्याकुलता, उदासीनता, सुस्ती, ये जो अच्छे से परवरिश नहीं कर पाते हैं बच्चे, अपने माता पिता अपने बच्चों का, तो उनमें इस तरह की जो है क्या है दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि वो धीमी गति से सीखने लगते हैं। पारिवारिक झगड़े, कई परिवार आपसी झगड़े से घिरे रहते हैं। ऐसे झगड़ों के कुप्रभाव बच्चों की संवेगात्मक क्या है स्थिति पर पड़ता है तथा बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। वे अपने ध्यान को केंद्रित करने में असमर्थ रहते हैं। उनका दिमाग उनके परिवार के झगड़े में उलझ जाता है, उस और ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि वो पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं। अगला है, अंतिम हमारा है 10वां, क्या है, रुचि का अभाव। कई बार किसी विषय में रुचि के अभाव के कारण बच्चों की अधिगम गति धीमी हो जाती है तथा वे कुछ सीखने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है कि वो शौक पैदा करने के लिए हमें अध्यापक को ये सब कार्य करने होंगे कि बच्चे रुचि लें, पढ़ने में रुचि लें। वो कौन कौन से पद्धतियां, कौन कौन से कौशल, कौन कौन से विधियों का प्रयोग करें ताकि बच्चे क्या है पढ़ाई में रुचि ले सके। ठीक है, अगला है हमारा धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या। यहाँ पे मैंने 4 समस्या दी है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। 4 समस्याओं के अतिरिक्त मैं दूसरे समस्याओं का भी वर्णन करूंगी। ठीक है, सामाजिक समस्याएं। ठीक है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की सामाजिक समस्याएं भी होती हैं, जैसे वे समाज में स्वयं को समायोजित नहीं कर पाते हैं, वे स्वयं को हर क्षेत्र में असफल मानते हैं, उनमें हीन भावना विकसित होती है, मित्रों की संख्या कम होती है, अपराध प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वे समाज विरोधी कार्य में संलिप्त हो जाते हैं, वे समाज से अलग रहने लगते हैं, शैक्षणिक दृष्टि से अन्य बच्चों के साथ चलना इनके लिए असंभव सा हो जाता है। ये सामाजिक समस्या इस तरह की आ जाती है। अगर समाज में बच्चों को धीमी गति से पढ़ने वाले बच्चों को समाज में रहना हो तो इस तरह की समस्या के कारण भी वो क्या है मानसिक तौर से ग्रस्त होते हैं। अच्छा, मानसिक समस्या है, दूसरा है मानसिक। ठीक है, ऐसे बच्चों की बुद्धि सामान्य बच्चों से कम होती है, ध्यान विस्तार भी कम बुद्धि के कारण कम ही होता है, कक्षा में उपलब्धि का स्तर भी कम होता है, निरंतर असफलताओं के कारण उनमें हीन भावना पैदा हो सकता है, वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तीसरा है संवेगात्मक समस्या। ऐसे बच्चों को निराशाओं का सामना करना पड़ता है, पिछड़ा होने के कारण उन्हें स्नेह तथा सहानुभूति भी नहीं मिलती, बार बार की असफलताओं के कारण उनके व्यवहार का संतुलन भी बिगड़ जाता है और संवेगात्मक रूप से वे अस्थिर होने लगते हैं। तीसरा है स्कूल संबंधी समस्या। ये जो समस्या है बड़ी जटिल है। ठीक है, इन समस्याओं के बारे में एक अध्यापक को अच्छे से मालूम होना चाहिए ताकि वो कक्षा में इस तरह के बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देके उनकी समस्याओं का समाधान क्या है कर सके। स्कूली समस्या के अंतर्गत है धीमा अधिगम होने के कारण वे अन्य बच्चों के साथ नहीं चल पाते हैं, सामान्य शिक्षण विधियां अधिक लाभकारी सिद्ध नहीं होती। कहने का मतलब इनके लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्कूल के सामान्य पाठ्यक्रम से इन बच्चों को कठिनाई होती है। ऐसे बच्चे अपने से नीचे की कक्षा का कार्य भी
नहीं कर सकते। अध्यापकों का व्यवहार भी इनके प्रति क्या है, उचित नहीं होता है या उचित नहीं रहता है। इन विभिन्न कठिनाइयों के कारण ये बालक स्वयं को स्कूल में या पाठशाला में उचित प्रकार से समायोजित नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अगला है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की प्रगति के उपाय। ये जो हमने पहले बताया कि कारण क्या है, धीमी गति से पढ़ने वाले बच्चे क्या है, अब इन बच्चों के जो इन बच्चों के अंदर में या अंदर जो भी क्या है समस्या है, जो भी त्रुटियां हैं, जो भी दोष है, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये उपाय है इस प्रकार से। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की बच्चों की सहायता करना अध्यापकों का परम कर्तव्य बन जाता है। ठीक है। इन बच्चों की शिक्षा के लिए एक विशेष योजना तैयार की जानी चाहिए। यदि इन बच्चों को उचित प्रोत्साहन दिया जाए तो इन्हें सामान्य बच्चों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। अतः ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। नंबर 1, अलग वर्गीकरण बनाना। ठीक है। इस प्रकार के अधिगम द्वारा विकलांग बालकों को अलग से वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है। ऐसा इसलिए आवश्यक है ताकि इन्हें विशेष पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा प्रदान की जा सके। इस वर्ग के बच्चों के लिए विशेष कक्षाओं का निर्माण भी किया जाना चाहिए। विशेष कक्षाओं का निर्माण जैसे कक्षा में बच्चों की संख्या न्यूनतम हो, यानी कि कम हो। छोटी कक्षा के लिए कक्षा का आकार भी उतना ही छोटा होना चाहिए। इस प्रकार की छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों का समायोजन उचित होता है। इनमें हीन भावना का भी विकास नहीं होता। अगला है विशेष शिक्षण विधियां। इनको सामान्य शिक्षण विधियों से नहीं पढ़ा सकते, इनको क्या है विशेष शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये तो निश्चित है कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चे सभी प्रकार की शिक्षण विधियों से नहीं सीख सकते। उनके लिए विशेष शिक्षण विधि का चयन करना आवश्यक है। उनके लिए ऐसी शिक्षण विधियां होनी चाहिए जो धीमी हो, हर बात की विस्तार से तथा सरल भाषा में व्याख्या की जानी चाहिए। ठीक है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे अभ्यास अधिक चाहते हैं, उनको अधिक से अधिक अभ्यास कराएं। ठीक है। अगला है विशेष पाठ्यक्रम। विशेष पाठ्यक्रम के अंतर्गत धीमी गति से सीखने वाले बच्चों का पाठ्यक्रम बहुत ही सरल तथा मनोरंजक होना चाहिए। ऐसे बच्चे को स्वयं करके सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ऐसे बच्चे अमूर्त अधिगम में सक्षम नहीं होते, उन्हें मूर्त अधिगम करवाना चाहिए। उन्हें भविष्य के लिए आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके शिक्षण कार्य को उपयोगी, सरल व मनोरंजक बनाया जाना चाहिए। इनके प्रयोग से कठिन कार्य को भी सरल बनाया जा सकता है। इन सामग्री के उपयोग से बच्चे अभिप्रेरित भी होते हैं। अगला है विशेष स्कूल। मनोवैज्ञानिकों ने धीमी गति से सीखने वालों के लिए विशेष स्कूलों की व्यवस्था पर बल दिया है। ऐसे स्कूलों में ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन स्कूलों में ये बच्चे स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे, उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है। इस सुझाव का एक दूसरा पहलू भी है कि अलग स्कूलों में इन बच्चों को पढ़ाने से वे दूसरे बच्चों से कुछ नहीं सीख पाएंगे। इन अलग स्कूलों में पढ़ाने से बच्चों में हीन भावना क्या है जागृत हो सकती है। अगला व्यक्तिगत ध्यान देना। अधिगम विकलांग बच्चों की दुर्बलताओं की ओर ध्यान देते हुए उनकी ओर व्यक्तिगत ध्यान देना अति आवश्यक है। ऐसे बच्चों की कठिनाइयों को दूर करके उनके समायोजन में सहायता की जानी चाहिए। अगला है निर्देशन की व्यवस्था। ये बालक अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, अतः उनके भविष्य के लिए इन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता रहती है।
इन बच्चों को किसी हस्त कार्य में कोई प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें उचित रुचियों, उनकी उचित रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं के अनुसार निर्देशन दिया जाना चाहिए। अगला है सहगामी क्रियाएं। स्कूलों में इस प्रकार के बच्चों के लिए विशेष सहगामी क्रियाएं होनी चाहिए, जिसमें इनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा इन्हें सफलता से प्रोत्साहन मिलता है। जब ये सफलता प्राप्त करते हैं तो उनको क्या है, प्रोत्साहन मिलता है। उन्हें स्कूल जाने की प्रेरणा मिलती है। इन क्रियाओं के अभाव से उनमें पढ़ाई के प्रति लगन भी पैदा इन क्रियाओं के प्रभाव से उनमें पढ़ाई के प्रति लगन की पैदा भी की जा सकती है। अगला है अध्यापकों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। ये बहुत जरूरी है बच्चों, ऐसे बच्चों के लिए आपका जो व्यवहार होता है वो कैसा होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण, स्नेहपूर्ण, प्यार से उनको पढ़ाना है। अधिकतम विकलांग बच्चों को अध्यापकों की सहानुभूति चाहिए होती है। उन्हें इन बच्चों से प्रति कठोर नहीं होना चाहिए। अध्यापक को ऐसे बच्चों के प्रति कैसे नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। कक्षा में यदि कोई बच्चा कार्य नहीं करता है तो उन्हें कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए। कक्षा में कार्य न करने के पीछे कोई विशेष कारण हो सकता है, जिसका पता लगाना हमारा काम है, अध्यापक का काम है, और पता लगाने के बाद उसका उपचार करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। कारण ढूंढना। बच्चों के धीमी गति से सीखने के कारणों का पता लगाना अति आवश्यक है। ठीक है, इन कारणों का हम विभिन्न विधियों द्वारा पता लगा सकते हैं। इन बच्चों का संचित अभिलेख या विश्लेषण करके कारणों का पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि किसी बालक में सुनने या देखने का दोष है तो उसे कक्षा में ऐसे स्थान पर बिठाना चाहिए जहां से उसको देखने में सहूलियत हो और सुनने में सहूलियत हो। ठीक है, यदि संभव हो तो उनके शारीरिक दोषों को दूर किया जाना चाहिए। अगला है वातावरण में परिवर्तन। ठीक है, कई बार धीमी गति से सीखने के दोष के लिए बच्चों का वातावरण मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। इस वातावरण में स्कूल और घर का वातावरण शामिल है। घर का सहानुभूतिपूर्ण तथा स्नेहपूर्ण वातावरण ऐसे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा उनमें आत्मविश्वास पैदा करता है। इसी प्रकार स्कूल में अध्यापकों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करता है और उसे सीखने में क्या सहयोग करता है। पदोन्नति प्रणाली का पुनर्विचार। इन बच्चों की विभिन्न विषयों में पदोन्नति करते रहना चाहिए। कई विषयों में उन्नति करना इनके लिए बहुत कठिन होता है। ऐसे विषयों में ये तब तक कार्य करते रहे जब तक उन विषयों में ये निपुणता या माहिरता हासिल नहीं कर लेते। अंतिम है हमारा कुछ अन्य प्रभाव। इस तरह से कुछ अन्य प्रभाव भी है। ठीक है, उपयोग सुझाव मतलब जो मैंने आपको सुझाव दिए इसकी इस्तेवा है, और भी सुझाव इस तरह से है। इनके सम्मुख अधिकतर मौखिक समस्याएं प्रस्तुत की जाएं। गति की अपेक्षा शुद्धता पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। कार्य पुस्तकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बड़ा बुक बोलते जिसको। ठीक है, मूर्त पदार्थों का प्रयोग उचित रहेगा। अमूर्त और सामान्यकृत नियमों के प्रयोग की अपेक्षा अर्थपूर्ण प्रयोग किया जाना चाहिए। तात्कालिक घटनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए। लघु अवधि के लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को अध्यापक, माता पिता आदि सभी स्वीकार करें। कहने का मतलब उनको धुतकारे नहीं, उनको प्यार करे, स्नेह करे, उनको सहानुभूति पूर्ण ढंग से उनको पढ़ाया जाए। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के साथ गोष्ठियां करनी चाहिए। कवि गोष्ठियां, ठीक है, कवि सम्मेलन, इस तरह से करनी चाहिए। उनके नकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिए। अध्ययन की आदतों में सुधार किया जाना चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ्य बिंदु यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद, नमस्ते।